मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी मां बेटी को गिरफ्तार किया है जो स्कूटी से गोमांस की तस्करी किया करती थी। इनके पास से 30 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद किया गया है। साड़ी वाली मां और बुर्के वाली बेटी का सामना जब पुलिस से हुआ तो सवालों की बौछार होने लगी। पति क्या नाम है? कहाँ रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? पिताजी क्या नाम है? अभी कहाँ से आ रहे हो? मरोड़ से। क्या लेके आ रहे हो? स्कूटी से मां बेटी गोमांस की तस्करी कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पांडुरना पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। खोल बताओ ये क्या है? खोल के बताओ क्या है ये? अरे खोलो इसको। तत्काल खोल के बताइए क्या है इसमें? इसके पास से 33 किलो 800 ग्राम गोमांस बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये मां बेटी महाराष्ट्र की तरफ से गोमांस लेकर आ रही थी। क्या है इसमें क्या है बताओगे कि मैं बताऊं फिर? क्या है इसमें? गोश है, किसका गोश है? पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक प्रेमी जोड़ा शहर के एक रेस्टोरेंट में मैगी खाने गया था और इसी दौरान वहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग घुस आए। प्रेमी जोड़ा जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठा उसी दौरान हिंदूवादी संगठनों ने उनसे आधार कार्ड की मांग की और जमकर अभद्रता की। अचानक हुई इस घटना से दोनों बुरी तरह घबरा गए और रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से दोनों ने छलांग लगा दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी चोट लगी थी उसके। इस वीडियो को यूपी कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जिन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गोरखपुर से 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने होटल संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 साल की बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए एक नाबालिग लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे होटल में लेकर गया जहां 3 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की गई। 3 दिन के बाद वो नाबालिग तो होटल से फरार हो गया, लेकिन उसके बाद होटल के मालिक अभय सिंह और होटल के मैनेजर आदर्श पांडे ने उसके साथ दरिंदगी की। जांच में पता चला कि कुछ दिनों के बाद होटल के मालिक और मैनेजर ने बच्ची को एक स्पा सेंटर को बेच दिया, जहां स्पा सेंटर के मालिक अंकित ने उसके साथ हैवानियत की। अब पुलिस ने नाबालिग लड़के के साथ साथ तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग युवक से हुई थी, जो उनको पहला फुसला के घर से ले गया। इसी क्रम में बयान के आधार पे 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालयिक हिरासत में भेज दिया गया है एवं 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची 22 दिनों तक लापता रही और जब पुलिस ने उसे बरामद किया तो सारा राज खुल गया। बच्ची ने पूछताछ में बताया कि ये दरिंदे दवाइयां देकर उसके साथ हैवानियत करते थे। मुंबई के नाला सोपारा में रहने वाली एक मां ने अपनी 15 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने अब आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी मां के 5 बच्चे थे। आरोप है कि बेटी अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को मारती थी। शनिवार के दिन भी यही हुआ। इसके बाद मां और बेटी के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान गुस्साई मां ने अपना आपा खो दिया और बड़ी बेरहमी से लड़की के सिर पर सिलबट्टे के पत्थर से कई वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले में लड़की को गंभीर चोटें आई, जिससे वो बेहोश हो गई। जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का केस दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी बेटी छोटे अपने जो 4 भाई बहन है उनको मारती थी और माँ का उसको अपोज था। ये बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल लोग हैं, तो गुस्से में आकर उसने किया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घर में पहले से कोई घरेलू तनाव या मानसिक दबाव तो नहीं था। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। नितिन नवीन ने कहा कि आज का वोटर ही कल के भारत का भविष्य लिखेगा। उन्होंने युवाओं को लेकर पीएम मोदी की सोच को भी सामने रखा। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवाओं के प्रति उनका जो सेंसिटिविटी है, वो समझते हैं कि अगर आज का युवा कोई चीज का निर्णय करता है तो वही निर्णय इस देश को आगे बढ़ाएगा। नितिन नवीन ने वोट देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वोटर बनना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ
एक जवाबदेही भी हमारे साथ, ड्यूटी के साथ साथ जैसे हमारे राइट्स होते हैं वैसे हमारी ड्यूटी भी जुड़ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जवाबदेही आती है तो दोनों चीज़ों को लेके आती है, जहाँ हक भी मिलता है वहीं हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का नाम नव मतदाता अभिनंदन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। नितिन नवीन ने कहा कि युवा शक्ति के नेतृत्व और सहभागिता से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। ठंडी आफत का चक्रव्यूह ही तो है, क्योंकि कहीं बर्फबारी मजा दे रही है तो कहीं सजा बन गई है। सजा इसलिए क्योंकि पर्यटक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई घंटों से फंसे हैं। कुछ हाईवे और कई सड़कें अब भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां 2 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे कई घंटे से ठप पड़ा है। श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड अभी भी बंद है। वहीं श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें अभी बंद हैं। तो बर्फबारी मजा है या सजा, ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी किसे पसंद नहीं होगी, लेकिन बर्फ का मजा सजा में भी बदल रहा है। आसमान से ली बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर मनाली की है, और इस तस्वीर को देखकर अगर आप भी मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि यहाँ बर्फबारी का मजा पर्यटकों के लिए सजा बन गया है। मनाली में संडे की दोपहर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और लोग कड़ाके की ठंड के बीच 24 घंटे से भूखे प्यासे सड़क पर फंसे हैं, और वो भी भगवान भरोसे, क्योंकि पर्यटकों की मदद कोई नहीं कर रहा। चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। हम यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है, फैमिली भी साथ में। कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे। और ये महाजाम सिर्फ मनाली में नहीं लगा है, चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर जहां बर्फ नहीं गिरी है वहां भी लगा है। ड्रोन की तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं। और कुछ ऐसा ही हाल क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला का भी है, जहां बर्फबारी की खबर मिलते ही भारी संख्या में पर्यटक पहुंच गए और सड़क पर फंस गए। बहुत पहले का प्लान था, अगर पता होता तो नहीं आते। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग अभी से शुरू हो रहे हैं कहीं से भी मत आए, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? कुफरी आए तो जाना तो पड़ेगा ही ना। भारी बर्फबारी के बीच शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क कई घंटे से बंद है और लोगों के लिए मजा सजा में बदल गई। कश्मीर में भी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि कश्मीर में कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं लोग बर्फ का मजा ले रहे हैं तो कहीं बर्फ मुसीबत बन गई है। कुदरत की जन्नत के बीच पर्यटकों को जब भारी बर्फबारी देखने को मिली तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलमर्ग में कोई बर्फ के बीच नाचता दिखा तो कोई इस खूबसूरती को अपने कैमरे में उतारता नजर आया। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कई सड़कें बंद हैं, लगातार बर्फ हटाई जा रही है और प्रशासन लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहा है। डोडा में भारी बर्फबारी के बीच सेना की चुनौती भी बढ़ गई है। डोडा के भदेरवा के जंगलों में सेना के जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। उधर किश्तवाड़ के पड्डेर में हिमस्खलन की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। अनंतनाग में तो हाईवे पर लोग घंटों से फंसे हैं, क्योंकि प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद हाईवे को बंद कर दिया है। दिक्कत तो है ही इधर बैठने की, अभी रास्ता क्लियर करेंगे उसके बाद ही छोड़ेंगे। अब हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं अंदर बस में बैठे बच्चे। श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क भी भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सियासत की गर्मी से ब्रेक लेकर बर्फीली वादियों में स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते दिखे। तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के कोंगडोरी में ताजी बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लिया। बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच उमर अब्दुल्ला ने करीब 1 घंटे स्नो स्पोर्ट्स का मजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्नो बाइक भी चलाई। यहां स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का दौरा किया और कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग भी की। अब बात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की, जहां भारी बर्फबारी से बुरा हाल है। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और कई जगह पर्यटक घंटों से सड़कों पर फंसे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर उत्तराखंड की जोप्ता की खूबसूरती बर्फबारी के बाद और बढ़ गई है।
इसी बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ लग गई। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लोग चोपता पहुंच गए तो सब कुछ जाम हो गया। जाम भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लोग घंटों से फंसे हैं। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और लोग परेशान हैं। उधर केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान -15 डिग्री तक चला गया है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। आईटीबीपी और पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड में भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। हालांकि केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण का काम बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आए एक भयानक एवलांच ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। किश्तवाड़ में बर्फ से जमे पहाड़ों का हिस्सा टूटा तो सीटियां बजने लगी और लोग यहां वहां भागने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से जमीन की तरफ सफेद मौत उतरी तो चीख पुकार मच गई। दोनों बाहर निकल, दोनों बाहर निकल रहने। बर्फ का बवंडर जैसे जैसे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ा, लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, अलर्ट करने लगे कि भागो, मौत आ रही है। एवलांच कुछ ही सेकंड तक आया, लेकिन यह ऐसा भयानक मंजर था जिसने वहां रह रहे लोगों की सांसें थाम दी। कुछ देर बाद एवलांच थम गया, लेकिन इसके बाद सड़क पर दिखे सैकड़ों टन वजनी वो पत्थर जो किसी घर पर गिरते तो तहस नहस कर देते, गाड़ियों पर गिरते तो गाड़ियां चकनाचूर कर देते और किसी इंसान पर गिरते तो उसकी जान ले लेते। इस एवलांच में किसी की जान तो नहीं गई और ना कोई घायल हुआ, लेकिन इस एवलांच के आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। प्रयागराज के संगम तट पर 8वें दिन भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार और प्रशासन की ओर से भी कोई बड़ी पहल होती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच बीती रात हुए हंगामे ने माहौल में और तनाव पैदा कर दिया है। क्योंकि बड़ी संख्या में अज्ञात लोग शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी भी हुई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा करने वाले लगातार बुलडोजर बाबा और आई लव बुलडोजर के नारे लगा रहे थे। मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कल पुआसी थाने में शिकायत दी गई है। तहरीर में शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है। शिकायत में कहा गया कि शिविर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व आए, उनके हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे थे, जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गौ हत्या बंद नहीं करना है, गौ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर न सिर्फ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिविर में हंगामा कराकर पुलिस कुछ बड़ा करने की तैयारी में थी। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस हंगामा कराकर उन्हें शिविर से उठाना चाहती है। हाथापाई होगी और उसी का आधार मान करके पुलिस यहां से हमको उठाने के लिए कार्रवाई करेगी, लाठीचार्ज करेगी, आदि आदि जो कुछ करना हो। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उससे प्रशासन को समस्या है। शिविर के बाहर हंगामे के बाद सुरक्षा के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा, किससे मांग करें? जो हमको मारना चाहता है उसी से हम मांग करें कि तुम हमारी सुरक्षा करो। वो क्या सुरक्षा करेंगे हमारी? इस विवाद में अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी भी कूद गई है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रही थी कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए, आप योगी हो। ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अहंकार की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। शिविर के बाहर हंगामे की वजह से शंकराचार्य की गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा को निरस्त कर दिया गया और शंकराचार्य की भक्त मंडली ने व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। दावा किया जा रहा है कि पंजाब से 500 युवा प्रयागराज आ रहे हैं, जो शंकराचार्य के शिविर और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। हंगामे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पूछा कि सरकारी गुंडे जिसकी हत्या करना चाहते हैं
वो हिंदू है या नहीं। दीपक सिंह ने शंकराचार्य की हत्या कराए जाने की आशंका जताई। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के नाम पर लिखे गए पत्र में सुरक्षा का प्रस्ताव रखा और शिविर में 150 कार्यकर्ताओं को तैनात करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर 25 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता मृगेंद्र उपाध्याय भी शंकराचार्य के समर्थन में आ गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूँ। मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाले मुंबई लोकल एक परिवार के लिए डेथ लाइन बन गई। मलाड रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि इस बहस में एक की जान ही चली गई। मुंबई लोकल में चढ़ने को लेकर एक शख्स का 33 साल के प्रोफेसर आलोक सिंह से झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने प्रोफेसर के पेट पर चिमटे से वार किया। इसके बाद इससे उनकी मौत हो गई। ट्रेन के रुकने से पहले ही हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। हमलावर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो जान बचाकर प्लेटफॉर्म से भागता नजर आ रहा है। हालांकि हमलावर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और वसई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमलावर का नाम ओमकार शिंदे बताया जा रहा है और पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई लोकल में हुई सरेआम हत्या की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में सामाजिक सौहार्द को झटका देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ दिया। आरोपियों ने मजार के ऊपरी हिस्से को खंड खंड कर दिया। बुल्ले शाह की मजार के साथ बनी दो अन्य मजारों को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, मजार तोड़ने वाले आरोपी वहां रखे दान पात्र में मौजूद रुपए भी निकाल ले गए। यहाँ से लूट के ले गए। देखो, बुल्ले शाह मजार समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि मजार किसी सरकारी जमीन पर नहीं बनी थी और न ही मजार को लेकर कोई विवाद था। मजार समिति ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में यौन शोषण के संकेत मिले हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट दोनों पर सवाल खड़े हो गए। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत को लेकर फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दे दिया है। जांच में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं, जिससे यौन शोषण की संभावना अब और गहरी हो गई है। पुलिस की विशेष जांच टीम अब इन सबूतों की डीएनए जांच करवा रही है ताकि गिरफ्तार आरोपियों और अन्य संदिग्धों से छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म का मिलान कराया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि छात्रा के साथ यौन हिंसा करने के मामले में कौन कौन शामिल है। एफएसएल की टीम ने पुलिस को जो है वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के जिन कपड़ों पर पुरुष के स्पर्म मिले हैं, उन कपड़ों को छात्रा के परिजनों ने 10 जनवरी को सौंपा था, जिन्हें बाद में एफएसएल भेजा गया और अब उस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इतने बड़े खुलासे के बाद अब जांच में हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस के उस बयान पर भी उठ रहे हैं जिसमें पुलिस ने यह कहा था कि छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ था। शुरुआत में पुलिस ने छात्रा की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी और रेप के आरोपों से इनकार किया था। इसलिए अब एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे पर भी एक्शन हुआ है। थाना अध्यक्ष कदम कुआं हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी भी निलंबित कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। एसआईटी और सीआईडी की टीम एक बार फिर उसी शंभू हॉस्टल में छानबीन करने पहुंची, जिसके मालिक पर छात्रा से रेप करने और हत्या के आरोप हैं। नीट छात्रा की हत्या के मामले में अभी तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन पर ही शक की सुई सबसे ज्यादा है। आरोप है कि मनीष रंजन ने ही छात्रा के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की। इसलिए उम्मीद है कि पुलिस सबसे पहले उसके ही स्पर्म को छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म के साथ मिलान कराएगी। बिहार सरकार का कहना है स्पर्म मैच हुआ तो कड़ी सजा मिलेगी। जांच छोड़ा है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उद्भेदन होगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार पुलिस बदनाम हो गई है। बड़े रसूखदार नेताओं और उनके बेटों को बचाया जा रहा है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना नहीं बल्कि बचाना है और इस काम में थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी भी शामिल है।
सियासत उबाल मार रही है, लेकिन बात बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय की है। देखना है कि पुलिस नीट छात्रा के दरिंदों को बचाती है या हवालात पहुंचाकर अपना फर्ज निभाती है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। तो वहीं इस बीच ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपनी कॉर्पोरेटर सहर शेख के समर्थन में उतर आई है। और इस मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने भगवा गमछा पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विरोधियों पर निशाना साधा। कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। नेता इम्तियाज जलील के बगल में ठाणे के मुंब्रा से पार्षद सहर शेख बैठी थी। सहर के खिलाफ दर्ज शिकायत का जिक्र करते हुए इम्तियाज ने बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सुनाकर मुंब्रा पुलिस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और सहर शेख के हरा रंग वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा, हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ठाणे के मुंब्रा से पार्षद चुनी गई सहर शेख के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की थी। सहर शेख ने मुंब्रा को हरा करने वाला बयान दिया था, लेकिन इस बयान के समर्थन में एमआईएम नेता इम्तियाज जलील के आने के बाद नवनीत राणा समेत कई नेताओं ने ओवैसी की पार्टी पर पलटवार किया। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एआईएमआईएम पर हमला बोला। यह देश, यह प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और तब की थी जब औरंगजेब एक बहुत बड़ा ताकतवर शहंशाह था। और जब उस शहंशाह ने महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को हरा करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रहा, तो ये किस खेत की मूली। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी इम्तियाज जलील पर पलटवार किया। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको औरंगा के बाजू में ये दफन करके दिखा देगा। विवाद ज्यादा बढ़ा तो एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे हरे का मतलब सीटें जीतने से था। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए। यूपी के मुरादाबाद में कुछ छात्राओं पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सहेली का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इधर परिजनों ने मामले की नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाबालिग का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाली छात्राओं ने उसे जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। कहती थी तुम बुर्का पहना करो, तुम अच्छी लगोगी बुर्का में, और हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक होटल में ले जाकर नॉनवेज खिलाने की कोशिश भी की गई। हम उससे नॉनवेज खाने के लिए कहती थी, तुम मना करती थी, तो कहती थी ग्रेवी खा लो, इसमें क्या होता है। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि ये सिर्फ एक मजाक था या सच में धर्मांतरण की कोशिश थी। हर साल की तरह इस बार भी भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण तो झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा और पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जहां अंके गौड़ा, ब्रजलाल भट्ट, मधुरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनेवेल जैसे नाम शामिल हैं। वहीं पद्मश्री के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नेटेसन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती, महाराष्ट्र से डॉक्टर आमिडा फर्नांडिस और पिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजीव लाल यादव शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन प्रशासन, विज्ञान, व्यापार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। कानपुर में योगी आदित्यनाथ की पुलिस 8 जनवरी से जिन शातिर चेन लुटेरों की तलाश कर रही थी, आखिर में वो मिल गए। लुटेरों को लगा था कि बिना नंबर प्लेट की बाइक से लूट करने पर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन लूट के बाद 16 दिन तक बिंदास वो घूमते रहे और उसके बाद अब वो रहम की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे।
लेकिन जब पुलिस से मुलाकात हुई तो पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली एक लुटेरे के पैर में लग गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जबकि एक साथी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। 8 जनवरी को धनराज और अजय ने अपने साथी के साथ मिलकर रिटायर्ड महिला दारोगा से लूटपाट की थी। दोनों बाइक से कानपुर के रावतपुर इलाके में रिटायर्ड महिला दारोगा के बाहर पहुंचे। वहां महिला से पूछताछ के बहाने एक लुटेरा बाइक से उतर गया। बातचीत करते समय महिला के पास पहुंचा और चकमा देकर महिला पर टूट पड़ा। महिला ने बचाव की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरे ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। मामला पुलिस के पास गया, लेकिन बाइक का नंबर न होने से आरोपी बचते रहे। हालांकि लगातार सर्विलांस की वजह से आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिलती जुलती बाइक कल्याणपुर में देखी तो बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बूथ सेंटर पर दावे आपत्ति का वक्त समाप्त हो चुका है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हजारों नाम कटवा दिए हैं। आरोप कटनी जिला कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने फॉर्म 6 और 7 का दुरुपयोग कर कई मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। कांग्रेस के मतदाताओं को चिन्हित करके नाम काटा जा रहा है। हमारा प्रशासन से ये मांग थी कि हम लोगों को 22 तारीख तक जो भी नाम आपत्ति प्राप्त हुई, उन आपत्तियों को हमको जानकारी मिला दी, जिसमें हमको मालूम पड़ जाएगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों के नाम आपत्तियां दाखिल हुई हैं, उनके नाम पर फर्जी दस्तखत किए गए हैं। मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है जी, मैंने नहीं लगाई है और न मेरे उसमें साइन है और न मेरा मोबाइल नंबर है। इधर कलेक्टर का कहना है कि फर्जीवाड़े की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं। शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति से परेशान होकर ही इस्तीफा दिया है। मैंने रिजाइन भी उन्हीं के इससे दुखी होकर किया है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए लोग जो वो कहते हैं वो करते हैं। शकील अहमद कह रहे हैं कि राहुल पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं करते। जिस दिन राहुल गांधी जी अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो मैं अगर कहता हूं कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना हूं, तो ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, ये राहुल गांधी जी की बेइज्जती है। वो चाहते हैं कि जो हमसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे। शकील अहमद बिहार से आते हैं और बिहार चुनाव खत्म होते ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के बाद यूपी में भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहां भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो यूपी कांग्रेस में बड़े मुस्लिम नेता माने जाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया। न मैं नाराज था, न मैंने कभी कहा मुझे सम्मान नहीं, काम चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें काम नहीं दे रही थी। मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी तो कई नेता उन्हें मनाने पहुंच गए। परिवार है, परिवार में चीजें होती रहती। परिवार में है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल परिवार, तभी तो घर आए, भोजन किया। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे और अब वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या कहीं और जाएंगे, ये साफ नहीं है। आज से आरजेडी में नया अध्याय शुरू हो गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद अब उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। लालू यादव के बाद तेजस्वी ही पार्टी चलाएंगे, लेकिन उनकी ताजपोशी से परिवार में ही विवाद खड़ा हो गया है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी और लालू यादव ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि, और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी। वहीं बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से प्रताक्षेप, ठकुर स्वाति करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। बहन रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई, जिसमें वो रोहिणी की बातों से सहमत दिखे। हाँ तो सही तो लिखी है, उन्होंने जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तेजस्वी को सिर्फ रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने ही नहीं घेरा, बल्कि जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर सियासी प्रहार किया। लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद करके फैसले लिए गए हैं
जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते ही लालू यादव राजनीतिक तौर पर अचेत हो गए। उदय नारायण चौधरी, माननीय शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आलोक मेहता जी, जगदानंद सिंह जी, क्या ऐसे लोग राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केवल इसलिए नहीं बन सकते कि 22 आपराधिक मामला तेजस्वी के खिलाफ दर्ज है? तेजस्वी यादव एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।